हेलो एवरीवन। तो अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। उसमें हमने बाद में पढ़ा था फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ा था हमने। उसके बाद फ्लूइड जनरली जो प्रैक्टिकल यूज होता है उसको पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी और आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये आप पढ़ लेना। ठीक है, फ्लूइड के जो पॉइंट्स हो गए एमसीक्यूज के लिए। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो आगे प्रेशर है। प्रेशर के आगे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्लूइड जो हम स्टडी कर रहे हैं, इस फ्लूइड की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, एक ब्रांच होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो ऐसा जो कि कुछ फ्लो हो, जो कि फ्लूइड हो। बेसिकली हाइड्रो तो वाटर तो ऐसे ही। तो फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टेशनरी। तो ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ना जो कि कैसे हो, रेस्ट पर हो। अब ये क्या होता है, आप जैसे किसी ग्लास में पानी लेके रखे हो या केमिस्ट्री लैब में आप बीकर में कुछ सॉल्यूशन लेके रखा है, तो बीकर के अंदर रहने वाला जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, वो स्थिर होता है ना। वो वही का वही स्थिर होता है, मतलब वो स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता। तो वो रेस्ट पर है। या किसी ग्लास में हमने पानी रख लिया पीने के लिए, तो जो पानी हमने रखा है ग्लास में वो कैसा है, वो रेस्ट पर ही है ना। तो ऐसे ऐसे फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है, तो उनके बारे में पढ़ना। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। मतलब ये मूव नहीं कर रहे, ये फ्लूइड रेस्ट पर ही है। ठीक है, तो बीकर में या ग्लास में पानी ले लो, बीकर में कोई सोल्यूशन ले लो, वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। इसी तरह एक और ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। आपको डायनेमिक्स का मतलब समझ ही क्या होगा कि मोशन। ठीक है ना। तो बेसिकली ये वो फ्लूइड की ब्रांच है जहां पे फ्लूइड कहाँ पे रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अब मोशन में रहने का मतलब क्या, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे नल से बहने वाला पानी। तो जो पाइप से पानी बहते रहता है, हमने नल ऑन करके रखा है, फ्लूइड कैसा हो रहा है, वो मोशन मूव कर रहा है ना। एक जगह से दूसरी जगह पाइप पे जा रहा है और नीचे वो गिर रहा है टैप से, है ना। तो वो पानी कैसा है, मोशन में है। वो फ्लूइड कैसा होगा, मोशन में होगा। तो ऐसे फ्लूइड जो मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो देखो यहाँ पे उसकी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इज इन मोशन, हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये बारी बारी से हम इसको चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम और आगे भी देखने वाले। तो अभी ये फिलहाल दो चीज आप याद रखो। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेशर पर। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, अगर आप नॉर्मली जनरल देखोगे तो हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ऐसा हम डायरेक्टली इसको बोल नहीं सकते। तो इसको हमें समझने के लिए, हमें जो समझना है, पढ़ना है बेसिकली, वो क्या होता है। तो प्रेशर जो होता है वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स लगेगा या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। तो बेसिकली प्रेशर जो होता है उसकी डेफिनेशन हम प्रॉपरली बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल या परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल फोर्स। अभी जैसा मेरे हाथ पर है, ये पेन है, ये पेन या मार्कर आप बोल दो, इस मार्कर को मैंने ऐसे परपेंडिकुलर, देख रहे हो, परपेंडिकुलर हाथ पे लगाया, तो हाथ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। हाथ पे प्रेशर क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है कैसा लगा रहा हूं मैं, वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इसी हाथ को, इसी मार्कर से इस हाथ को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो ये तो खाली डिस्प्लेस होगा ना, डिस्प्लेस होगा ना हाथ। इस हाथ पे प्रेशर आएगा क्या, उतर नहीं आएगा ना। तो इसीलिए फोर्स कैसा लगना चाहिए, प्रेशर की डेफिनेशन पे अगर हम बोले प्रॉपर, तो वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम प्रेशर को जब भी बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, तो हम ये बोलेंगे परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो एक एग्जांपल देता हूं। हम पता है जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू को हम दीवार में कैसे फिट करते हैं या कहीं किसी लकड़ी में कैसे फिट करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से ना। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से जब हम स्क्रू को फिट करते हैं तो क्या होता है, वो स्क्रू का जो ये होता है, पॉइंट वाला एरिया होता है, नोकीला वाला एरिया होता है, उस स्क्रू को हम क्या करते हैं, दीवार की तरफ रखते हैं या उस लकड़ी की तरफ रखते हैं जिस लकड़ी के अंदर उसको हमको टाइट करना होता है। और जो उसका फ्लैटेंड एरिया होता है उस पे हम स्क्रू ड्राइवर को रखते, स्क्रू ड्राइवर को उस पे इंपैक्ट कराते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बड़े से एरिया को पे हम स्क्रू ड्राइवर को टच कर रहे हैं और छोटा एरिया और जो नोकीला चीज है उसको हम जिसके अंदर फिट करना है उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि जो छोटा या नोकीला पार्ट होता है उसका एरिया क्या होता है, कम होता है।
तो उस कम एरिया पे, वो कम एरिया को हम कहाँ रखते हैं जिसके अंदर फिट करना है, और स्क्रू ड्राइवर से बड़े एरिया पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो छोटा एरिया होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्रेशर का सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे हमने लिखा है प्रेशर को फोर्स बाय एरिया, तो देखो यहाँ पे प्रेशर और एरिया ये दोनों में रिलेशन समझो कि जैसे अगर प्रेशर बढ़ा मतलब क्या था, एरिया छोटा था, वैसे ही अगर प्रेशर कम है तो एरिया क्या रहा होगा, डेफिनेटली बड़ा। तो जैसे आपका एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एरिया क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एरिया डिक्रीज मतलब एरिया कम एरिया में प्रेशर का इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा एरिया रहेगा तो प्रेशर का इंपैक्ट क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। तो आप ये याद रखो दो चीज, जब हम प्रेशर बोलते हैं तो प्रेशर में फोर्स कैसा लगता है, अप्लाइड फोर्स कैसा होता है, वर्टिकल होता है। जो जेई नीट दे रहे हो, एमएससीईटी दे रहे हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये वैसा तरह का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे डायरेक्ट फोर्स बाय एरिया, ऐसा कुछ उल्टा ही रहेगा कि अप्लाइड फोर्स कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, किसका मैक्सिमम इंपैक्ट हो रहा है। तो हमेशा प्रेशर जो फोर्स कैसा होगा, अप्लाइड फोर्स वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, और अपने स्टेट बोर्ड के लिए डेफिनेशन डिफाइन करना है आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, वही है ना वर्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने वाली डेफिनेशन है, ये आपको डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है डिफाइन करने के लिए आ जाए 1 मार्क के लिए 1 सेंटेंस में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप याद रखो, प्रेशर कैसा है, इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। कैसा फोर्स प्रेशर रहेगा वो, वर्टिकल या नॉर्मल या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ये हमने पढ़ा है ना 11th स्टैंडर्ड में डायमेंशंस में। तो फोर्स का यूनिट हमने लिखा न्यूटन, एरिया का यूनिट लिखा मीटर स्क्वायर, तो इसलिए प्रेशर की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई एसआई यूनिट। अगर छोटे क्वांटिटीज मेजर करने हैं तो उसके हम क्या लिखते हैं, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में न्यूटन, क्योंकि न्यूटन फोर्स कैसा एसआई यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, दैट इज डाइन। और वैसे ही लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे क्वांटिटीज के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट। उसी तरह इसकी अदर अल्टरनेटिव यूनिट होती है पास्कल। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये यूनिट रखी गई है, तो दैट इज पास्कल। अब इसी तरह डायमेंशन कैसे करोगे आप, प्रेशर लिखा फोर्स बाय एरिया, तो डायमेंशन डायरेक्टली ये है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप लोग में कोई होगा ऐसा जिसे नहीं पता होगा डायमेंशन निकालते कैसे। तो बोर्ड में ये नहीं पूछेगा डायमेंशन कैसे निकालते, बोर्ड में सिर्फ डायमेंशन पूछा जाता है, या सीईटी एग्जाम में भी डायमेंशन पूछा जाता है, या नीट में और जेईई मेंस में भी पूछा जाता है। तो ये याद रखो कैसे करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। एरिया, मास का डायमेंशन, मास मतलब क्या है, किलोग्राम, तो मास का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, m1। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम लोग क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। सेकंड स्क्वायर बोला, पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड मतलब अपॉन ना सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम, टाइम अपॉन में है, और टाइम को हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, टाइम -2 हो जाएगा ना, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ लो यहाँ, समझो इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम एक्सेलरेशन करें तो मीटर लेंथ के लिए क्या होगा, L1, सेकंड स्क्वायर टी क्या होगा, अपॉन में 2 होगा, लेकिन वही टी अगर ऊपर लाएंगे तो टी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का क्या होता है डायमेंशन, लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसकी यूनिट क्या होगी वहां पे, एल ही होगी ना, मीटर ही होगा ना, तो मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। अब ये L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-2 हो जाएगा ना, तो -2 और प्लस L को LC कर रहे हैं, L2 और ऊपर L1 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 L-1। ठीक है, तो ये आ गई आपकी प्रेशर की डायमेंशन। याद रखो बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, सीटी जेईई मेंस और नीट में भी आ सकता है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी तैयारी रखो इसको। उसी तरह कुछ अल्टरनेटिव यूनिट्स है प्रेशर की, जो कि ना टिपिकली आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा ही 12th स्टैंडर्ड में, तो वो कुछ यूनिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, 1.013 10⁵ ये केमिस्ट्री में काफी यूज होने वाला है आपको, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। केमिस्ट्री में आप जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे वहां पे आपको ये पता होना चाहिए रिलेशनशिप या क्वांटिटी। वैसे ही 1 एटमॉस्फेयर को 760 mm ऑफ
मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी मतलब पता है ना, जो थर्मामीटर में जैसे मर्क्यूरी रहता है वो कितना रेज होगा, या आपने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमने लैप्लेस करेक्शन ये सब देखा था ना, वहाँ पर भी इसको देखा था। तो 760 mm मतलब जो कैपिलरी में कितना राइज हुआ था, कैपिलरी 760 mm किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर के बराबर आ गया तो हम बोलते हैं प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेयर का, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ठीक है, आसपास के एरिया का। तो मर्क्यूरी की कॉलम में कैपिलरी में जितना चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, 76 सेंटीमीटर, तो उसको हम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरह बिल्कुल थर्मामीटर की तरह है और इसकी तरह है, ठीक है, जो अपना थर्मामीटर की तरह। वैसे ही 1 बार, बार भी प्रेशर की अल्टरनेटिव यूनिट होती है। तो 1 बार मतलब क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी उसकी अल्टरनेटिव यूनिट है। हेक्टोपास्कल दैट इज इक्वल्स टू 100 पास्कल। तो ये जो अल्टरनेटिव यूनिट्स है इसको आप सीईटी एग्जाम्स के लिए अच्छे से करके रखो। सीईटी एग्जाम में भी आता है और हो सकता है अपने 1 सेंटेंस में आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, ऐसे फ्लूइड की स्टडी करना, ऐसे ब्रांच में फ्लूइड की स्टडी करना जहाँ पे फ्लूइड कैसे होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। अगर यही फ्लूइड मोशन में है तो उन ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। फिर आ गए हम प्रेशर पे, प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग, नथिंग बट अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए, इंपैक्ट सबसे ज्यादा कब होता है, जब वो फोर्स अप्लाइड कैसा होता है, नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल या तो परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर और एरिया में रिलेशनशिप क्या है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो याद रखो, जब आप सीटी के एग्जाम दोगे तो वहां पे आता है, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, सॉल्विंग करने के लिए भी आएगा। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में करा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो पास्कल होता है। डायमेंशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालना है, और अल्टरनेटिव यूनिट्स आपको पता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, इसको सब नोट डाउन करते जाओ, अपना नोट्स बनाते जाओ। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हमें काउंट करना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये क्वेश्चन याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस चेंज होने के बाद 2 अटेम्प्ट हो गया पेपर का, एक रिड्यूस सिलेबस वाला था और ये इस ईयर वाला बोर्ड जो हुआ था, दोनों में अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है। रिड्यूस वाले में तो रिड्यूस ही था सिलेबस, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर आया नहीं, तो हो सकता है ये साल आ जाए, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उसका वेटेज क्वेश्चन का 2 मार्क के लिए, तो आपको डायग्राम बनाना रहेगा और ये पूरा सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक वेसल लिया है, इस वेसल में वाटर या कोई लिक्विड हमने रखा है, लिक्विड भर के रखा है। अब इसी लिक्विड में हमें एक सिलेंडर को इमेजिन करना है, कुछ है नहीं यहाँ पे, बस एक सिलेंडर को हमने इमेजिन करा है। उस सिलेंडर का हाइट कितना है, h, ठीक है। इस सिलेंडर द्वारा इस सर्फ वेसल पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है या फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। और ये फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स नहीं तो इस सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का वेट ही है ना जो इसके बेस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो पूरा वेट है वही फोर्स बनकर इसके बेस पर अप्लाई हो रहा है। तो हमने लिया यहाँ पे कैलकुलेट, हमें क्या करना है, प्रेशर बाय एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑन द क्रॉस सेक्शन ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, इस सिलेंडर का। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, रो, ठीक है। याद रखो ये सिंबल पी जैसा ही दिखता है लेकिन पुकारते क्या है, रो, ठीक है, पी जैसे होता है थोड़ा सा। हाइट ऑफ सिलेंडर h लिया है, फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उसको हमने f लिया, और फोर्स कितना लग रहा होगा, नथिंग बट इस पूरे इमेजिनरी सिलेंडर का वेट ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, अभी हमने पढ़ा प्रेशर का फॉर्मूला, वर्टिकल फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एक्टिंग ऑफ अ सरफेस एरिया। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू ग्रेविटी भी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, नॉर्मल भी मास इनटू ग्रेविटी होता है, वेट भी मास इनटू ग्रेविटी होता है। याद रखिए सिर्फ बेसिक से, तो मास इनटू ग्रेविटी, तो हमने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, मास इनटू ग्रेविटी, पर यूनिट ऐसे ही रखा। अब थोड़ा कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, दैट इज मास का कन्वर्जन। हमें पता है डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमने डेंसिटी को दिया रो, मास को दिया स्मॉल m, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मास पता करना है, तो मास क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, या तो इसको L इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं ना, L इंटू बी इंटू एच, पता है ना, L इंटू बी इंटू एच।
तो L इंटू बी मतलब क्या, एरिया ही हुआ ना, इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट को हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम, याद रखिए। तो इसी तरह स्मॉल m जो मास था, हमने डेंसिटी की जगह डेंसिटी ही रखा रो, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट। एरिया को a से डिनोट किया है, हाइट को h से डिनोट किया है। तो हमारा मास जो है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया हाइट इंटू डेंसिटी, ए एच रो। हमने क्या किया, यहाँ पर मास की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ए एच रो, ए एच रो, और ग्रेविटी ऐसे का ही ऐसे, और एरिया भी। अब हम इस एरिया को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो एरिया अगर कट हो गया तो क्या बचा, हाइट, रो और ग्रेविटी, एच, रो और जी। यही डेरिवेशन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर आ गया, एक्सर्टेड ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, तो उस प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी। अभी जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सीईटी एग्जाम में भी पूछता है, जेई और नीट में भी पूछ सकता है कि प्रेशर डिपेंड किस पे है यहाँ पे। तो देखो, अगर हमने वाटर या जो भी फ्लूइड रखा है, इस फ्लूइड को अगर मैंने चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही रखा, तो इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या रहेगी, फ्लूइड ही नहीं बदला है, पानी ही नहीं बदला है, तो उस वो जो सरफेस जो उसका डेंसिटी है वो तो सेम ही रहेगा। वाटर की डेंसिटी कॉन्स्टेंट ही होती है ना, सेम ही होती है ना। तो डेंसिटी मैंने फ्लूइड मटेरियल चेंज ही नहीं किया, फ्लूइड चेंज ही नहीं किया है, तो मेरी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, 9.8। हम अगर किसी और प्लैनेट पे चले तो बात अलग है, लेकिन प्लैनेट तो हमारा सेम ही है, तो हमारा ग्रेविटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो बचा क्या, प्रेशर किससे रिलेट करेगा डायरेक्टली, हाइट से। तो जितना आपका हाइट बढ़ते जाएगा या डेप्थ बढ़ते जाएगा, उसको हम डेप्थ यहाँ पे देख रहे हैं, हाइट को मानो अब डेप्थ जितना बढ़ते जाएगा प्रेशर भी उतना बढ़ते जाएगा, डेप्थ जितना कम होते जाएगा प्रेशर उतना कम होते जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया क्या था, फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मास इंटू ग्रेविटी लिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह क्या डाला, मास इंटू ग्रेविटी। हमने मास को कन्वर्ट किया, यहाँ पे मास को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखा, एरिया इंटू हाइट। डेंसिटी वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिखा, तो ए इंटू एच, और रो, तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एच रो जी, ऐसे कैसे, एरिया कट हो गया, एच रो जी। डिपेंड किस पे करेगा, अगर हमने फ्लूइड या कोई वाटर चेंज नहीं किया, फ्लूइड चेंज नहीं किया, तो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, ग्रेविटी भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो बचा क्या, हाइट। तो प्रेशर इनडायरेक्टली हाइट से रिलेट करता है या डेप्थ से रिलेट करता है, याद रखिए अच्छी तरह से। आई होप ये समझ में आएगा, 2 मार्क्स मिलेगा। आपको कन्वर्जन दिखाना नहीं है, बस ये आपको लिखना है। तो कन्वर्जन में सिर्फ आपको इतना ही दिखाना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे एरिया इंटू हाइट लिख देना, ये कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट, यही करना, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझने के लिए आपको दिया, क्योंकि सीईटी में आपको आएगा। अब इसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, जो कि बोर्ड में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए, इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो, बट डेप्थ दिया कितना, 6 मीटर बिलो, मतलब ये हाइट की वैल्यू दी है, ऑफ वाटर, कैलकुलेट प्रेशर ऑन स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। स्विमर पे कितना प्रेशर आ रहा है, स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, 6 मीटर। जब वो जंप मार दिया, डाइव कर दिया, अंदर जितना जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगी, तो प्रेशर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर वो सरफेस पे ही तैर रहा होगा, है ना, जैसे नॉर्मल स्विमिंग होती है, अंडर वाटर नहीं, तो उसकी क्या हो, हाइट कम रहेगा, उस पर प्रेशर भी क्या रहेगा, उस पर कम रहेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा, हाइट डेप्थ बढ़ेगी, तो प्रेशर भी उस समय पे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और लॉजिक समझो, ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो भी दी रहेगी आपको क्वेश्चन में, वाटर का डेंसिटी भी दिया है। तो हमने एच लिखा, 6 मीटर दिया था, डेंसिटी मेंशनड है क्वेश्चन में, ग्रेविटी मेंशनड है क्वेश्चन में, फार्मूला क्या लगेगा, अभी पढ़ा ना, यही फार्मूला ही लगा, एच रो जी। हाइट लग दी 6, डेंसिटी लग दी वाटर की 1000, और ग्रेविटी लग दी 9.8। तो 6 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 6000 रहेगा। तो सबसे पहले 6 इंटू 9.8 कर लो, 6 8 जा 48, तो 8 रख दिया, 4 कैरी, 6 9 जा 54 ना, 9 6 जा 54 पक्का ना, और 4 ऐड कर लो, कितना हो गया 58। तो ये हो गया 588, डेसिमल यहाँ पे लगा दो, और ये 10 की पावर देखो कितनी, 1 2 3, 10 की पावर 3 है। तो मैंने क्या किया, 588 को मैंने 5.88 लिख दिया। तो 5.88 क्योंकि लिख दिया, इसलिए 2 पावर हमने किस में ऐड कर दिया, 10⁻3, तो कितना हो गया 10⁻5। यूनिट क्या होगी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम्स भी समझा, ये न्यूमेरिकल समझा, जो कि 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको, और ये आपको
जो क्वेश्चन डेप्थ का है प्रेशर का, ये आपको समझ में आ गया, ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो आज इतना बस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप आपको जो भी कंटेंट हमने अभी क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा, डायमेंशन उसका पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, प्रेशर का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लिक्विड कॉलम का देखा, ये रिलेशन निकाला जो कि 2 मार्क्स मिलाएगा, ये न्यूमेरिकल है, ये भी 2 मार्क्स मिलाएगा, ठीक है। थैंक यू।